तो देखिए, महाराष्ट्र के बारामती में डिप्टी सीएम अजीत पवार का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। बताया जा रहा है कि लैंडिंग की कोशिश करते समय प्लेन क्रैश हुआ। लगातार तस्वीरें भी उस दौरान की दिखा रहे हैं जिस वक्त ये प्लेन क्रैश हुआ। और अजीत पवार का जाना वाकई में एक बेहद ही अपूर्णीय क्षति, एक शून्य ना सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि कहा जा सकता है नज़दीक के संबंध थे। बाबा साहब अम्बेडकर जी को वो हमेशा मानते थे और उनके जाने से हमें काफ़ी नुकसान हुआ है और एक बड़े नेता को हमने खो दिया है। तो देखिए, लगातार ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और साथ ही साथ जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी अब शोक व्यक्त किया गया है। तो वहीं इससे पहले उनकी तरफ से सीएम देवेंद्र फडणवीस से फ़ोन पर बातचीत भी की गई, पूरे हादसे को लेकर जानकारी ली गई। दूसरी तरफ आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से भी हादसे को लेकर पूरी जानकारी यहाँ पर ली गई। और इस बीच लगातार इस हादसे की तस्वीरें आप तक पहुँचा रहे हैं। एक बड़ी क्षति इसे कहा जा रहा है। अजीत पवार, जिसे पावर सेंटर महाराष्ट्र राज्य की राजनीति का कहा जाता था, इसी के साथ ही दादा के नाम से उन्हें प्यार से लोग बुलाते थे। एक कहा जा सकता है कि विकास पुरुष उन्हें माना जाता था, वो अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। एक बड़ी क्षति, एक बड़ा शून्य न सिर्फ महाराष्ट्र के लिए बल्कि पूरी भारतीय राजनीति के लिए इसे कहा जा रहा है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और इस बीच जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हैं वो भी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और आपको बता दें कि 1982 में राजनीति में उन्होंने प्रवेश किया। एक लंबा राजनीतिक करियर उनका रहा और लेकिन आज वो हमारे बीच नहीं रहे हैं। विमान हादसे का वो शिकार हो गए। आज आपको बता दें कि पार्टी के कार्यक्रम के लिए उन्हें पहुंचना था। इस बीच उनका जो विमान था वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इस बीच ये एक दुखद खबर जो है वो सामने निकल कर आई। काला दिन इसे कहा जा सकता है, ना सिर्फ उनकी पार्टी के लिए बल्कि महायुति के लिए भी और उनके चाहने वालों के लिए, उनके परिवार के लिए। तो देखिए, ये विमान हादसे की जो तस्वीरें सामने निकल कर आई, उस दौरान की तस्वीरें। हालांकि वहां पर लगातार जो प्रशासन की टीम है वो वहां पर पहुंची हुई है। और इस बीच हमारे साथ गेस्ट भी बने हुए हैं, मेरे वरिष्ठ सहयोगी हैं दीपक चौरसिया जी, वो भी हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक जी, एक काला दिन, अपूर्णीय क्षति तो है लेकिन काला दिन भी इसे कहा जा रहा है, ना सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि भारतीय राजनीति के लिए, क्योंकि महाराष्ट्र राज्य के पावर सेंटर के रूप में उन्हें देखा जाता था, उन्हें माना जाता था। एक जब हम विकास की बात करते हैं तो विकास पुरुष के तौर पर उन्हें जाना जाता था। वाकई में आज उनकी जब जैसे ही निधन की खबर सामने निकल कर आई, कोई इस चीज की भरपाई नहीं कर पाएगा। बिल्कुल नहीं कर पाएगा और ये पवार परिवार के लिए, महाराष्ट्र की राजनीति के लिए, देश की राजनीति के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। हमको ये ध्यान रखना होगा स्वाति, और ये भी देखना होगा कि अजीत दादा पवार, जिनको प्यार से उनके कार्यकर्ता अजीत दादा या दादा कहा करते थे, और सभी लोग जो है जो मंत्रालय की तरफ जाते थे, अजीत दादा पवार के घर की तरफ जाते थे और उनसे पूछा जाता था किससे मिलने जा रहे हो, तो सभी कहते थे अजीत दादा से मिलने जा रहे हैं या सिर्फ दादा से मिलने जा रहे हैं। अजीत पवार उन लोगों में से थे जिन्होंने शरद पवार की राजनीति को थाम के रखा। जब शरद पवार ने एनसीपी बनाई कांग्रेस से अलग होकर, तो उसके सबसे बड़े सलाहकार अजीत पवार ही थे। अजीत पवार ही ने कहा था कि हमको कांग्रेस से अलग होकर अपनी नई पॉलिटिकल पार्टी बनानी चाहिए और हम महाराष्ट्र के ऊपर राज करेंगे। तो दूरदृष्टि उनकी राजनीति के ऊपर थी। अजीत पवार उन नेताओं में से थे जो 24/7 राजनीति किया करते थे। वो उन नेताओं में से थे जो अपने कार्यकर्ताओं के नाम को बहुत बेहतर ढंग से जानते थे, अपने कार्यकर्ताओं को व्यक्तिगत तौर पर पहचानते थे और उन्होंने राजनीति में कई बार इधर से उधर किया। हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा, जो कुछ घंटों की सरकार बनी थी, 20 घंटे की सरकार बनी थी, उन्होंने देवेंद्र फडणवीस के साथ उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली थी। भगत सिंह कोश्यारी ने उनको शपथ दिलाई थी, लेकिन 20 घंटे में शरद पवार ने उस सरकार को पलट दिया था। लेकिन बाद में एकनाथ शिंदे को बैलेंस करने के लिए उन्हीं अजीत पवार को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया और उन्होंने शरद पवार को छोड़ दिया। हाल ही के दिनों में जो लोकल बॉडी इलेक्शन हुए थे, वो शरद पवार के साथ एक बार फिर से आए थे और ये अटकलें लगाई जा रही थी कि पवार परिवार एक बार फिर से एकजुट होगा। आज भी आपने तस्वीरें देखी, सुनेत्रा परिवार, सुनेत्रा पवार जो कि अजीत पवार की पत्नी है, वो शरद पवार के घर से निकलकर बारामती की तरफ रवाना हुई है। सुप्रिया सुले भी बारामती की तरफ रवाना हुई थी। तो ये दिखाता है कि शरद पवार परिवार के अंदर एक बार फिर से बॉन्डिंग बन रही थी और ऐसा लग रहा था कि शायद
दोनों पवार परिवार एक बार फिर से इकट्ठा हो जाएं। लेकिन होनी को कुछ और मंजूर था, और होनी को जो मंजूर था वो ये था कि अजीत पवार की आज एक एयर क्रैश के अंदर मृत्यु हो जाती है, उनका दुखद देहावसान हो जाता है। और ये खबर जो है ये महाराष्ट्र की राजनीति को बहुत ज्यादा प्रभावित करने वाली है। ये महाराष्ट्र की राजनीति के डायमेंशंस को पूरी तरीके से बदल देगी। ठीक है अब दीपक जी, देखना मैं ये लौटती हूँ आपके पास। एकनाथ शिंदे क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। तर म्हणजे अतिशय मनाला वेदना देणारी आणि मनाला चटका लावून जाणारी ही अतिशय दुर्दैवी घटना आज महाराष्ट्रात घडली आहे। खरं म्हणजे असं कुणाच्या स्वप्नातही वाटलं नसेल की अजितदादा गेले अनेक वर्ष या महाराष्ट्राच्या राजकारणात नेतृत्व करत होते आणि अतिशय परखड स्पष्ट वक्तेपणा आणि प्रशासनावर असलेली त्यांची पकड आपण पाहिलेली आहे। प्रत्येक गोष्टीचा त्यांना बारीक अभ्यास करून बोलण्याची सवय होती आणि परखड स्पष्ट वक्तेपणा, निर्भीड रोखठोक बोलणारे असले तरी सुद्धा त्याला चूक म्हणणारे असले तरी सुद्धा अतिशय मनाने ते निर्मळ होते। याचा अनुभव मी स्वतः घेतलेला आहे। त्यांच्यासोबत मी मंत्रिमंडळात देखील काम केलं। मी मुख्यमंत्री असताना त्यांनी उपमुख्यमंत्री म्हणून देखील काम केलं आणि जेव्हा मुख्यमंत्री मी असताना मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना किंबहुना इतरही योजना जेव्हा आम्ही सुरू केल्या तेव्हा आर्थिक जे काही घडी आहे किंवा आर्थिक तरतूद जी आहे ती अतिशय उत्तमपणे त्यांनी त्यावेळेस केली आणि याचा अनुभव मला आहे। आणि एकदा करायचं ठरवलं की ते अजितदादा करायचे। करतो, बघतो, पाहतो असे शब्द त्यांच्या डिक्शनरीत नव्हते। व्हायचं असेल ते तात्काळ करायचे, नसेल त्याला नाही म्हणायचे। असा स्पष्ट वक्तेपणा या महाराष्ट्राने पाहिलेला आहे। मी असेन, मुख्यमंत्री देवेंद्रजी असतील, अजितदादा असतील, आम्ही टीम म्हणून काम केलं, टीम म्हणून काम करतो। आमच्या वेळाही कामाच्या वेगवेगळ्या, मी पहाटे उशिरापर्यंत काम करतो, अजितदादा पहाटे लवकर काम सुरू करतात, देवेंद्रजी दिवसभर काम करतात आणि अजितदादांनी 6-6 वाजता देखील अपॉइंटमेंट दिलेल्या अधिकाऱ्यांनी आणि लोकप्रतिनिधींनी पाहिलेल्या आहेत। अतिशय वेळेचं महत्त्व आणि वेळेचं भान ठेवणारा नेता हरपलेला आहे। खरं म्हणजे काल परवाच आमची एका कार्यक्रमामध्ये भेट झाली। सरन्यायाधीश आपले भारताचे मुंबईत आले होते आणि ते येण्यापूर्वी आम्ही तिथंच एका चेंबरमध्ये बसलो होतो आणि त्यावेळेस झालेल्या चर्चा, गप्पा गोष्टी, आजही सकाळी जेव्हा मला त्यांची ही घटना कळली तेव्हा तेच समोर त्याच आठवणी काल परवाच्या येऊ लागल्या। खरं म्हणजे माझ्यापेक्षा ते राजकारणात देखील अनुभवी नेते, गेले अनेक वर्षापासूनचा त्यांचा अनुभव, वयाने देखील माझ्यापेक्षा ते मोठे होते माझ्या आणि अनुभवाने देखील, आणि म्हणून त्यांना राज्यातल्या अनेक विषयांचा गाढा अभ्यास होता, अनेक विभाग त्यांनी हाताळले होते, याचा राज्याला फायदा होत होता। मंत्रिमंडळात देखील ज्यावेळेस काही विषय यायचे त्यावेळेस आपल्या राज्याची आर्थिक परिस्थिती अशी आहे, आपल्याला सर्वांना काटकसर करावी लागेल
असे अगदी निर्भीडपणे सांगणारे अजितदादा देखील आम्ही अनुभवलेत. शिस्तीचा नेता म्हणूनही आम्ही अनुभवलेला आहे. आणि त्यामुळे त्यांच्या जाण्याने फक्त पवार कुटुंबियांचंच नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्राचं न भरून येणारं नुकसान झालेलं आहे. आणि माझ्यापेक्षा वयाने मोठे असल्यामुळे एक जी काय आमची गेल्या अनेक वर्षापासूनची जवळीक निर्माण झाली होती, त्यामुळे राजकारणातले आम्ही तिघजण एक टीम म्हणून काम करत असलो तरीसुद्धा एक मोठा भाऊ हरपल्याची गेल्याची भावना देखील दुःख देखील माझ्या मनामध्ये आहे. आणि मी त्यांना भावपूर्ण आदरांजली अर्पित करीत असतानाच मनामध्ये फार दुःखाच्या भावना आहेत. त्यांचं कुटुंब हे दुःख पचवण्याची क्षमता डोंगरा एवढं दुःख आहे. ही क्षमता ईश्वराने त्यांना प्रदान करावी. कुटुंबाचंच नाही संपूर्ण महाराष्ट्राचं झालेलं नुकसान. तो शिंदे को आप लोग सुन रहे थे और दुख यहाँ पर प्रकट वो करते हुए नजर आए. दीपक जी का एक बार फिर से रुक कर रहे थे. जी दीपक जी, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं. जी, मैं ये बता रहा था कि शरद पवार की जितनी भी राजनीति थी और शरद पवार ने जितनी भी राजनीति महाराष्ट्र के अंदर की, उसमें अजीत पवार एक स्तंभ के तौर पर शरद पवार के साथ खड़े रहे. एनसीपी की जितनी भी राजनीति थी, जब कांग्रेस से अलग होकर शरद पवार ने एनसीपी बनाई, तो एनसीपी को ग्रास रूट तक पहुंचाने पर महाराष्ट्र के हर जिले में, हर गांव में पहुंचाने में बहुत बड़ी भूमिका अजीत पवार की रही है. और अजीत पवार शरद पवार के साथ एक चट्टान की तरह खड़े रहे, तो ये कहना गलत नहीं होगा. ये मनमुटाव 2023 के अंदर हुआ, जब उनको लगा कि शायद हमारी राजनीति अब बची नहीं है, तब वो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में आए, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के साथ वो उप मुख्यमंत्री बने. लेकिन शरद पवार की जितनी भी राजनीति रही, उसमें अजीत पवार एक स्तंभ के तौर पर, एक चट्टान के तौर पर शरद पवार के साथ खड़े रहे. जैसा मैंने आपको बताया था कि अजीत पवार अपने कार्यकर्ताओं के अंदर अजीत दादा के नाम से जाने जाते थे. दादा मतलब अजीत पवार, और कार्यकर्ताओं के बीच वो बेहद लोकप्रिय थे. जब कार्यकर्ताओं का एक रेला निकलकर कहीं जा रहा होता था, तो ये अंदाजा लगाया जाता था कि ये कार्यकर्ताओं का रेला सिर्फ और सिर्फ अजीत पवार के दफ्तर तक जा रहा है. और जी. इतने लोकप्रिय थे वो कि वो किसी के काम के लिए कभी ना नहीं कहते थे. बिना लाग लपेट के, बिना किसी हीले हवाले के या बिना कोई बहाना बनाए काम करना हो तो वो हाँ बोलते थे, और काम नहीं करना हो तो वो ना बोलते थे. ये उनकी एक बहुत बड़ी खासियत थी, और अपने शब्दों के वो धनी थे. अगर उन्होंने किसी को जबान दे दी तो वो काम होगा. उसके बीच ना कोई ब्यूरोक्रेसी आएगी, उसके बीच ना कोई नौकरशाही आएगी, उसके बीच ना कोई एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क आएगा, लेकिन वो काम होकर दिखाई देगा. मेरे ख्याल से ये अजीत पवार की विशेषताएं थी. अजीत पवार के बारे में जो है वो जितनी भी बातें की जाए वो कम है. और ये जो अजीत पवार का आज जाना है, ये न केवल शरद पवार के लिए बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति के लिए बेहद अपूरणीय क्षति है. क्योंकि इस तरीके का नेता चला जाना, ये अपने आप में एक बेहद दुख भरी बात है. ये अपने आप में लोगों को परेशान करने वाली बात है. इसीलिए आप देखिए, चाहे शरद पवार के इस तरह के जी. फैक्शन के लोग हों या उस तरफ के फैक्शन के लोग हों, सभी अजीत पवार के घर की तरफ भाग रहे हैं. अभी हमने रोहित पवार को देखा, शरद पवार खुद बारामती के लिए रवाना हो चुके हैं. उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार और साथ ही साथ सुप्रिया सुले, ये भी बारामती के लिए रवाना हो चुके हैं. तो मेरे ख्याल से 1982 से राजनीति में प्रवेश करने वाले और 1991 में बारामती से सांसद बनने वाले शरद पवार के भतीजे अजीत पवार महाराष्ट्र की राजनीति के शिखर पुरुष थे. और उनका यूं चले जाना बहुत ज्यादा प्रभावित करता है महाराष्ट्र की राजनीति को, और बहुत ज्यादा प्रभावित करता रहेगा. और उन्होंने जो स्पेस छोड़ी है, उन्होंने जो शून्य छोड़ा है, उसको भरना न तो शरद पवार परिवार के लिए आसान होगा, न बाकी पॉलिटिकल पार्टी के लिए. स्वाति.
बिल्कुल ठीक है दीपक जी, मैं लौटती हूँ आपके पास। संजय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, क्योंकि जब बात अजीत पवार की आती है तो देखिए उन्हें राज्य के अनुभवी मंत्रियों में से गिना जाता था। चाहे हम बजट बनाने की बात करें, चाहे हम फाइलों के निपटान की बात करें, उनकी गति जो थी वो अद्वितीय रही है। हमने देखा है ये। अब कहीं ना कहीं कहा जा सकता है उनका जाना प्रशासन के लिए भी एक बड़ा खालीपन। जी, बिल्कुल दीपक चौरसिया जी ने जिस तरीके से बताया ये सारी बातें कि उस जगह को भर पाना बहुत मुश्किल होगा। और महाराष्ट्र की राजनीति में मैंने तो अगर कहा जाए तो मैंने जो पर्सनली उनको एक यहाँ पर प्रशासक और नेता के तौर पे देखा है, वैसा रुतबा जो है यहाँ पर किसी का नहीं रहा। मैं पिछले 30 साल से 32 साल की अगर बात करूं महाराष्ट्र में, तो बहुत धड़कदार नेता, जिगरबाज नेता, हम लोग नॉर्थ बेल्ट में कहते हैं राखड़ और धाकड़ नेता, और जबरदस्त। दीपक चौरसिया जी ने कहा कि अपने शब्दों के धनी थे। बिल्कुल बिल्कुल सही है, क्योंकि जिससे कह दिया तो बस कह दिया। अगर कोई पहुंच गया उनके शरण में, कुछ गलती भी ठीक कर है लिया तो संजय जी, सबसे मैं पहले लौटती बचाओ, हूँ आपके उसके पास। बाद अब महाराष्ट्र के पूर्व गवर्नर क्या कुछ कह रहे हैं, सुन बातें आप। कार्यक्रम में अनेक बार मुझे मिले, और आज पॉलिटिक्स में जिन धीर गंभीर व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, जो सुबह 8 बज के अपने ऑफिस में जाकर के मंत्री, डिप्टी चीफ मिनिस्टर होकर के काम करे, ऐसे लोगों की बड़ी कमी हो गई है। अजीत दा उनमें से एक थे, लेकिन दुर्भाग्य से आज जो समाचार आया है वो मेरे लिए बहुत ही शॉकिंग है, हृदय विदारक है, और मैं भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ कि उनकी शांति प्रदान करें, उनकी आत्मा को और उनके परिवारजनों को इस कष्ट सहन करने की शक्ति दे। निश्चित रूप से अजीत दादा को मेरे लिए भूलना बड़ा कठिन है और बड़ा कष्टदायक विषय है। मैं हो गया इतना। तो महाराष्ट्र के पूर्व गवर्नर को आप लोग सुन रहे थे। और संजय जी, जिसका हम लोग जिक्र ही कर रहे थे कि जो अजीत पवार अपनी पंक्चुअलिटी के लिए जाने जाते थे, उनकी घड़ी समय से बिल्कुल भी 1 सेकंड भी पीछे नहीं चलती थी। समय पर पहुंचना, उनके काम का तरीका, वो भी इस बात का ही जिक्र करते हुए नजर आए। ठीक है संजय जी, मैं लौटूंगी आपके पास। मनीष हमारे संवाददाता का रुख कर लेते हैं। मनीष तमाम जो अपडेट्स हैं इससे जुड़ी लगातार हम तक पहुंचा रहे हैं। मनीष, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? स्वाति, देखिए मैं आपको बता दूं, जो डिप्टी सीएम अजीत पवार का घर है, आप देखिए ये मेरे सामने पीछे दिखाना चाहूंगा, देवगिरी, ये वही घर है जब अजीत पवार मुंबई में रहते हैं। जब यहाँ पर मीटिंग्स होती थी, बैठकें होती थी, तो तमाम नेता यहीं आते थे। यही वो देवगिरी बंगला है, सरकारी आवास, जहाँ पर अजीत पवार रहते हैं। तो आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर अभी थोड़ा सन्नाटा, क्योंकि आज जिस तरीके से खबर आई है, शोक की लहर पूरे महाराष्ट्र में, पूरी सियासत में। क्योंकि अभी देखिए आप कि महाराष्ट्र के सीएम, जो डिप्टी सीएम और सीएम दोनों बारामती पहुंचने वाले हैं, जो ताजा अपडेट मैं आपको दे रहा हूं। उसके अलावा बात करें तो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने खुद कहा कि अभी कल तक जिनसे बात हो रही थी और आज अचानक हमने उन्हें खो दिया, यकीन ही नहीं हो रहा इस खबर पर। तो ये एक बहुत बड़ी क्षति हुई है महाराष्ट्र की सियासत में, क्योंकि सभी को पता था कि शरद पवार के बाद अगर अब एनसीपी में कोई बड़ा नेता अगर कोई इस समय दिखाई दे रहा था तो वो सिर्फ अजीत पवार थे। हालांकि विभाजित हो चुकी थी एनसीपी, पर उसके बावजूद भी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से करीबियां लगातार बढ़ी थी। और आप देखिए कि महानगर पालिका में, पिंपरी चिंचवाड़ में भी दोनों एनसीपी मिलकर एक साथ लड़ी थी, और इसीलिए कहा जा रहा था कि अब दोनों एनसीपी क्या आने वाले समय में एक हो जाएंगे ऑफिशियल, क्योंकि कई जगहों पर तो साथ में ही लड़ रहे थे। लेकिन आप जो खबर आई है आज, देखिए कितनी दुखद खबर है। तमाम महाराष्ट्र की सियासत से जो है इस पर रिएक्शन भी सामने आ गए हैं। और आपको बता दें कि अब जांच की मांग भी उठने लगी है स्वाति, कि ये जो हादसा हुआ है इसकी जांच होनी चाहिए, कि ये जो रनवे पर जाने के बाद लैंडिंग के समय जो प्राइवेट प्लेन था अजीत पवार का, वो इस तरीके से कैसे क्षतिग्रस्त हो गया। क्या उसकी पहले से रखरखाव का या कहे कि प्रोटोकॉल के तहत जांच नहीं किया गया था? ठीक है मनीष, मैं लौटती हूँ आपके पास। इस बीच बीजेपी नेता किरीट सोमैया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किरीट सोमैया जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका लाइव टाइम्स पर। और किरीट सोमैया जी, आपका रिएक्शन में सबसे पहले लेना चाहूंगी। अजीत पवार हमारे बीच नहीं रहे, कितनी बड़ी क्षति ये महाराष्ट्र और भारतीय राजनीति के लिए। आज किस तरह से आप उन्हें याद कर रहे हैं? एक अलग प्रकार का व्यक्तिमत्व कि जिन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिक विकास का उपयोग और फायदा
उसके हिस्सेदार ये ग्रामीण भाग तक लेके गए, किसानों को भी उसका फायदा हो। ये इस प्रकार की राजनीति करने वाले लगभग 20 साल महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, लेकिन विचार हमेशा ग्रामीण भाग के विकास का। चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे और बातचीत करेंगे। अब लगातार तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, गेस्ट भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजय जी का अब रुक कर लेती हूँ मैं। संजय जी आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और शिवसेना के चीफ एकनाथ शिंदे अभी जिस तरीके से उन्होंने कैमरे पे कहा, ये बिल्कुल उसमें कोई दो राय नहीं हो सकता कि महाराष्ट्र के लिए काला दिन है। ये घटना जो है ये महाराष्ट्र के लिए बहुत बड़ी क्षति है, महाराष्ट्र की राजनीति के लिए बहुत बड़ी क्षति है। और उन्होंने यहाँ तक एक जानकारी दी, हालांकि मैं ये नहीं जानता था कि वो सुबह 6 बजे भी अपॉइंटमेंट दे देते थे और काम शुरू कर देते थे। अपने सेक्रेटरीज हों, अपने नेता हों या फिर कुछ काम अपने कमेटी के लोग हों, उनको 6 बजे सुबह सुबह बुला लेना मीटिंग के लिए। आप सोचिए, आमतौर पर पॉलिटिकल जो बड़े नेता हैं क्या सुबह 6 बजे इतनी जल्दी उठकर काम शुरू कर देते होंगे? ये बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे राजनेता और उनकी छवि जो देखिए नेता के तौर पर तो है ही, लेकिन एक अच्छे प्रशासक के तौर पे वो जाने जाते रहे हैं। अच्छे प्रशासक के तौर पर, एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर बहुत ही जबरदस्त जमीनी लेवल के नेता और दमखम देखने वाली बात है। बहुत कम नेताओं के हमने कॉन्वॉय ऐसे देखे हैं जिस तरीके से उनका कॉन्वॉय चला करता था, और जहां पर वो पहुंचते थे वहां पर जिस तरीके से भीड़ खुद आती थी, बुलाई जाने वाली भीड़ नहीं हुआ करती थी। तो लोगों से उनका जुड़ाव, दिली जुड़ाव की बात करते हैं, दिली जुड़ाव। क्योंकि अब सब लोग सारी बातें सामने आएंगी, लेकिन कई लोग जो उनके चुनावी क्षेत्र में जाते रहे हैं, उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाते रहे हैं और जिन एरियाज में वो लगातार जाते थे, वो कह सकते हैं कि किस तरीके से अजीत दादा पवार जो है लोगों से कैसे मिलते थे। कई बार तो वो अपने कार्यकर्ताओं के घर के मेंबर्स के नाम तक जानते थे, पहचानते थे। कार्यकर्ताओं कह रहे हैं, जो पदवीधारी लोगों की बात तो छोड़ दीजिए। तो अजीत पवार जो है वो लोगों के नेता थे, जमीनी नेता थे। और देखिए, एक शब्द कहा जा सकता है अपने क्षेत्र के लिए एक जननायक के तौर पर, और महाराष्ट्र में अगर कहा जाए तो वो जो है लोगों के नेता के तौर पर जाने जाते हैं, जिनके पीछे मास हुआ करता था, मास, भारी संख्या में मास हुआ करता था। और ऐसे ही नहीं कि भाई लोग बुलाए जा रहे हैं, एक लोगों के नेता थे। और बहुत ज्यादा दर्द पहुंचा होगा और पहुंचा है लोगों को। अभी देखिए, शरद पवार उनके चाचा वो बारामती पहुंच रहे हैं, सुप्रिया सुले उनकी चचेरी बहन वो वहां पर पहुंच रही हैं, और उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार, उनके बच्चे, और साथ में ही पूरा परिवार, शरद पवार परिवार जो है वो बहुत बड़ा परिवार है। देखिए, ये बातें भी सामने आई जब ये एनसीपी के 2 फाड़ हो गए, लेकिन 2 फाड़ होने के बाद भी, तुरंत बाद भी, चुनाव जो है लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद भी, महाराष्ट्र के चुनाव के, विधानसभा के चुनाव के परिणामों के बाद भी कई तस्वीरें ऐसे सामने आई जब पूरा मतलब पूरा परिवार। ठीक है संजय जी, मैं लौटती हूँ आपके पास। प्रदीप भंडारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ लाइव टाइम्स पर। और प्रदीप जी, सबसे पहले रिएक्शन आपका मैं जानना चाहूंगी। अजीत पवार हमारे बीच नहीं रहे, आज किस तरह से उन्हें याद कर रहे हैं? देखिए, मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं उनके परिवार को। इस समय, इस इनफाइनाइट लॉस के समय में उनके परिवार के साथ में खड़े। अजीत दादा महाराष्ट्र की जनता के लिए हमेशा सेवा के लिए आगे रहते थे, और उनके दिल में महाराष्ट्र और बारामती की सेवा का लक्ष्य हमेशा आगे था। और आज हमारे बीच में एक महाराष्ट्र का सेवक नहीं रहा है, और मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे समय में पूरा देश और हर व्यक्ति आज ऐसे शोक की घड़ी में उनके और उनके परिवार के साथ में खड़े रहे। वो हमारे एनडीए के भी एक सशक्त साथी थे, जिन्होंने विकसित महाराष्ट्र में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। बिल्कुल। अच्छा प्रदीप जी, कोई ऐसा अनुभव जो आप साझा कर पाए उनके साथ का, जो अब उनसे जुड़े, उनके साथ के जुड़े कोई अनुभव, कौन सी बात उनकी आपको सबसे अच्छी लगती थी? कुछ अगर आप साझा कर पाए तो।
बारामती की जनता के प्रति उनका जो एक प्रेम था, मतलब आप उनको सुबह 6 बजे भी कोई जनता का व्यक्ति फोन करे या रात के 2 बजे भी फोन करे, वो कभी काम को टालते नहीं थे। ये उनकी खासियत बात थी। और कोई भी उनके पास में अपने समस्या या दुविधा को लेके जाता था तो तुरंत अधिकारी को फोन करते थे और उसके काम को करते थे। तो एक इनहेरेंट उनमें क्वालिटी थी कि जनता के काम को और समस्या को कंप्लीट करना। और 24/7 वो पॉलिटिशियन थे, और पॉलिटिशियन से ज्यादा वो एक जन नेता थे। और उनका एक विशेष लगाव उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी बारामती के साथ में भी था। तो इसीलिए वो इंश्योर ये भी करते थे कि उन्होंने बारामती को, अगर आप देखेंगे पिछले कुछ समय में, उन्होंने बारामती की पूरा कायाकल्प कर दिया। और बारामती के विकास में की यात्रा है, उसमें अजीत दादा का एक अहम योगदान है। तो मैं उनको एक ऐसे नेता के रूप में देखता हूँ। जब भी मेरी भी बातचीत होती थी तो हमेशा वो यही बात करते थे कि यार ये इस व्यक्ति का ये काम करना है, ये मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी से आया था, इसकी ये दिक्कत है, इस अधिकारी को मैंने फोन किया। तो हमेशा सिर्फ और सिर्फ जनता की बात करना और जनता की सेवा की बात करना, ये अजीत दादा की खासियत। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं क्योंकि जब हम लगातार बारामती का जिक्र कर रहे हैं, ये कहा जा सकता है आज बारामती के लोग वाकई में बहुत दुखी होंगे, क्योंकि जिस तरह से बारामती को आगे बढ़ाने का काम किया, अब विकास की चीजें हमने वहां पर देखी, अब आज हर कोई स्तब्ध होगा। बारामती के साथ में मुझे लगता है महाराष्ट्र और देश की जनता में भी एक ऐसा नेता जिसने अपनी मेहनत से अपनी पार्टी खड़ी करी और अपनी मेहनत से वो सरकार में आया, और साथ में पॉलिटिक्स के अंदर प्रैग्मेटिज्म और पब्लिक सर्विस का मिश्रण अगर किसी नेता में था तो अजीत दादा में था। बिल्कुल। ठीक है प्रदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। और ये लगातार तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। अब गेस्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दीपक जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब दीपक जी आपके पास आना चाहूँगी, और सवाल ये, क्योंकि अब देखिए, क्योंकि अगर जब हम एनसीपी की बात कर रहे हैं, क्योंकि अपनी पार्टी के सर्वा थे, एक बड़े क्राउड पुलर थे वो, और अब तो देखिए सवाल इसको लेकर भी खड़े हो चुके हैं कि अब पार्टी का नेतृत्व कौन करेगा, उसका भविष्य क्या होगा। अब इसको लेकर भी लगातार सवाल खड़ा किया जा रहा है। पहली बात तो ये है कि अजय दादा जाने का भविष्य क्या होगा, क्योंकि पवार परिवार है और पवार परिवार भरा पूरा है। पार्थ पवार जो अजीत पवार के बेटे हैं वो खुद राजनीति के अंदर है। सुनेत्रा पवार जो उनकी पत्नी है वो खुद राजनीति के अंदर है। तो मेरे ख्याल से एनसीपी ठीक पर है किसी दीपक जी, तरह का संकट तो मैं नहीं लौटती हूँ होगा। आपके पास। एकनाथ खड़से जी हैं हमारे साथ, जुड़ चुके हैं। अब एकनाथ खड़से जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका लाइव टाइम्स पर। एकनाथ खड़से जी, सबसे पहले मैं आपका रिएक्शन लेना चाहूंगी। अब अजीत पवार का जाना, क्या कहेंगे आप? एक बड़ी क्षति इसे कहा जा रहा है, ना सिर्फ पार्टी के लिए, ना सिर्फ महाराष्ट्र के लिए, बल्कि भारतीय राजनीति के लिए भी। आप किस तरह से आज उन्हें याद कर रहे हैं? अजित पवार तो हमारे महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ी शख्सियत थी। 91 से तो अब तक वो राजनीति में है, और 91 से अब तक वो विधानसभा में भी 7 बार सदस्य रहे, लोकसभा में रहे हैं। एक प्रशासकीय दृष्टिकोण से उनका जाना महाराष्ट्र के लिए हानिकारक है। प्रशासन में उनकी मजबूत पकड़ रहती थी, सारे पार्टियों के साथ संबंध रखते हुए भी अपनी पार्टी का हित किसने समय आज तक कोशिश की है। आज ऐसी स्थिति है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार गुट का और राष्ट्रवादी कांग्रेस अजित पवार गुट का एक साथ आना, इसका विषय बार बार चर्चा में था। पर अभी 15 दिन पहले ये तय हुआ था कि गड़ी के निशाने पर जो राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार गुट के लोग हैं वो राष्ट्रवादी कांग्रेस गड़ी के ऊपर लड़ेंगे, एक साथ लड़ेंगे। अब अजित पवार तो उसमें ज्यादा मतलब अजित पवार भी थे, शरद पवार भी थे, दोनों ने चर्चा से निर्णय लिया था। और ऐसे में अजित पवार दादा के लिए भी, और दादा और अजित पवार राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए बड़ी हानि पहुंची है। क्या हो सकता है आगे के चल के आज बताना तो मुश्किल है, पर अजित पवार के हमारे बड़े अच्छे संबंध कई सालों से रहे, करीबन 25 साल से हमारे संबंध एक साथ रहे हैं। मैंने राजनीति में उनको करीब से देखा है। एक अच्छा नेता था, जो बोलता था वो करने वाला नेता था, और ऐसी इसमें उनका जाना हमारे लिए बहुत ही दुखदायक घटना है।
ठीक है, एकनाथ खड़से जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। संजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दीपक जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मनीष भी हमारे साथ लगातार ग्राउंड जीरो से लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, हलचल हमें लगातार दिखा रहे हैं। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे चर्चा जारी रहेगी, इस पर नजरें बनी हुई हैं, अपडेट आगे भी आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप बने रहिए लाइफ टाइम्स के साथ।